दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप लोगों को एएसजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का दे रहा हूँ, है ना। तो इससे पहले हमने इसका थ्योरी का भी दिया है, पूरा रिएक्शन ये सब बढ़िया से बता दिया है। अब आप लोगों को अगर यदि सक्सेस करना है, अच्छी तरीका से सक्सेस करना है, तो हमारा यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिस्टम है। आप आ सकते हैं, नोट्स की भी जरूरत हो तो आपको हम लोग नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोगों को हम देते हैं। तो आज जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, अति लघु उत्तरीय, है ना, अति लघु एवं लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर ये दे रहे हैं जो बराबर परीक्षा में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। पहला क्वेश्चन है आपको कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान संरक्षण, है ना। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसलिए अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक और अभिक्रिया के बाद प्रतिफल प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ना। तो ये सब जो बताए थे, प्रतिफल, है ना, अभिकारक, है ना, ये सब चीज जो है आपको थ्योरी वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा और खूब अच्छी तरीका से आपको समझाया हुआ है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर का डिस्कस करेंगे, है ना। दूसरा में है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है ना। ये भी क्वेश्चन आपको बराबर पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर लिख दिए है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली क्षारीय परत जमा हो जाती है। यह परत दहन की प्रक्रिया में बाधा डालती है ना, और इसे हटाने के लिए रिबन को रेगमाल से रगड़कर क्या किया जाता है, साफ किया जाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको बराबर पूछे गए हैं, है ना। आप लोग वीडियो को रोक रोक के इस सब क्वेश्चन को बार बार मतलब कि पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। तीसरा प्रश्न में है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत क्यों है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो ये बात हमने पहले भी बताया था थ्योरी के क्लास में कि संयोजन का ठीक उल्टा क्या होता है, वियोजन होता है ना। तो ये बात हमने बताया था। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस यस, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक। संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत क्यों है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया बताए थे, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ। तो यहाँ पर देखिए आपको दो पदार्थ हैं, है ना, क्या है, दो पदार्थ है और दो पदार्थ मिलकर क्या बना दिया आपका, है ना, एक नया पदार्थ का निर्माण कर दिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या है कि इसमें एक एकल पदार्थ टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बट जाता है ना। तो इसमें एक पदार्थ जैसे ये हो गया, ये टूट के क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना दिया, है ना। तो देखिए, तो एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है ना। तो विपरीत है, ठीक है ना, विपरीत विपरीत है, ठीक है।
चूंकि संयोजन में जुड़ने और वियोजन में टूटने की क्रिया होती है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। उधर 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 जाके बोलिए, है ना। चूंकि संयोजन में जुड़ने और वियोजन में टूटने की क्रिया होती है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, तो विपरीत है ना। तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है ना। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या हो गया, एक एकल पदार्थ टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बढ़ जाता, और संयोजन में क्या हो गया, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। क्योंकि संयोजन में जुड़ने और वियोजन में टूटने की क्रिया होती है, इसलिए एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। हो गया, याद हो जाएगा, ठीक है। समझ के याद करना, रट्टाफिकेशन नहीं, समझ के याद करना है। आप लोग अगर यदि थ्योरी वाला फिर मतलब देखेंगे तो आप लोगों को ये तुरंत याद हो जाएगा, है ना। अब क्या कहता है, चौथा प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, क्यों बदल जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है ना। तो उत्तर क्या होगा, तो लोहा और तांबे, है ना, Fe और Co कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है ना। तो क्रियाशीलता श्रेणी बताए थे, है ना। तो कॉपर क्या रहता है, हाइड्रोजन के नीचे रहता है, और लोहा क्या रहता है, ऊपर रहता है, इसलिए लोहा क्या है, तो अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से, है ना। गोल्ड भी नीचे रहता है, प्लेटिनम भी नीचे रहता है, सब इससे क्या होता है, मरकरी भी क्या रहता है, नीचे तरफ रहता है, इसलिए लोहा क्या है, तांबे से क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। जब लोहे की कील को नीले SiO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट है, क्या नाम है, कॉपर सल्फेट इसको पढ़ते हैं, विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट, है ना, बनाता है, और फेरस सल्फेट बनने के कारण नीले रंग का विलयन क्या हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। और थ्योरी बताने के समय में भी इसको हमने जिक्र किया था, ठीक है। तो हो गया कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, समझ में आ गई। तो लोहा और तांबे से अधिक क्रियाशील धातु है। जब लोहे की कील को नीले CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और क्या बना देता है, फेरस सल्फेट बनाता है। और फेरस सल्फेट बनने के कारण क्या होता है, नीले रंग का विलयन क्या हो जाता है, हरा हो जाता है ना, हल्का क्या हो जाता है, तो हरा हो जाता है। आगे हम लोग आते हैं, है ना, पांचवा प्रश्न पर। तो कहता है कि ऊष्माक्षेपी, है ना, ऊष्माक्षेपी और उस यहाँ पर रिएक्शन भी दिया हुआ है, देखिए उस क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, रिएक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, रिएक्शन लिख देंगे तो और बढ़िया बात है ना। यहाँ देखिए, यहाँ है ना रिएक्शन लिखा हुआ, देखिए फेरस हो गया, लोहा हो गया, कॉपर सल्फेट है, और फेरस जो है इससे अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसलिए कॉपर को ये क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो गया, FeSO4 हो गया, यानी विस्थापित कर दिया, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर में, है ना। ये रिएक्शन भी आप लोग लिखेंगे, बढ़िया रहेगा, है ना। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है ना। तो ऊष्माक्षेपी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, इसमें क्या होता है, हीट निकलता है, क्या निकलता है, हीट निकलता है। ऊष्माशोषी में से क्या हो गया, एंडोथर्मिक, इसमें हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अब देखिए एक्सोथर्मिक में यानी जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, उदाहरण के लिए मीथेन है, CH4 है, प्लस क्या है, 2O2 है, और क्या हो गया, CO2 प्लस क्या हो गया, 2H2O, और क्या हो गया,
उष्मा उत्पन्न होती है। और इसमें ध्यान रखेंगे उष्मा क्षेपी में उष्मा को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, यानी स्थिर के किधर लिखेंगे, दाहिनी ओर लिखेंगे, है ना। और उष्मा शोषी में क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जिस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए बाहर से उष्मा अवशोषित करनी पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए N2 जोड़ O2 उष्मा और 2NO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, यानी इसको लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं उष्मा को, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं N2O2 प्लस क्या लिखेंगे, उष्मा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उष्मा लिख देंगे। और यहाँ तीर देके ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना, यानी लिखा भी जाता है 2NO, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि इसमें जो है उष्मा शोषी में उष्मा जो है किधर लिखा जाता है, LHS साइड में, यानी कि इस तीर से इधर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं, है ना, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया के बाद भोजन ग्लूकोज में टूटता है, भोजन किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। यह ग्लूकोज कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीकृत होता है और हमें क्या होता है, ऊर्जा प्रदान, है ना, करता है। ठीक, चूंकि इसमें ऊर्जा निकलती है इसलिए श्वसन ये क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो एटीपी के रूप में निकलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, यानी हीट भी निकलता है ना, तो ऊर्जा देती है। और तो जैसे ग्लूकोज हो गया, CO2 हो गया, और क्या बन गया, CO2 प्लस H2O प्लस हमको ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा हमको किस रूप में मिलता है, तो एटीपी के रूप में हमको मिलता है। अब देखिए ये भी बताए थे थ्योरी में, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ना। तो कहे थे कि पैकेट बंद को किसमें रखा जाता है, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन गैस उसमें भर के रखा जाता है। ऑक्सीजन रखेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए उसमें क्या देता है कि नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। पॉकेट वाला जितना भी चीज आप पॉकेट बंद चीजों को खाते हैं, तो क्या है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत या उपचयित, है ना, हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध खराब हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, है ना। और नाइट्रोजन एक अक्रिय यानी कम क्रियाशील गैस है जो खाद्य पदार्थों को क्या करता है, ऑक्सीकृत होने से बचाती है। समझ गए, है ना। तो अब विकृत गंधिता भी अगर यदि पूछ देगा तो यही आंसर होगा, समझ गए, तो यही आंसर होगा। यहाँ से आप लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, तो यही क्या कहलाएगा, विकृत गंधिता का भी परिभाषा हो गया, है ना। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल में, है ना, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है ना, विस्थापन एवं, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक, है ना, इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व तो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। जैसे Zn प्लस CuSO4 हो गया, है ना, CuSO4 हो गया, तो इसमें Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है ना, अधिक क्या है, क्रियाशील है ना। तो Zn जो है अधिक क्रियाशील है ना, किससे, कॉपर से, इसलिए ये इसको क्या करता है ना,
हटा देता है। Zn किसको हटा दिया? कॉपर को हटा दिया, तो ZnSO4 प्लस क्या बन गया? CO हो गया, यानी एक ही को हटाए, है ना। तो अब इसमें द्वितीय विस्थापन में क्या होता है कि इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें एक को क्या करता है? क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, यानी अधिक क्रियाशील वाले तत्व जो है ये कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जो हमने कहाँ बताया है? थ्योरी के क्लास में बता दिया है, तो यहाँ पर भी बता देते हैं। तो देखिए Na2 है, ये प्लस चार्ज में आएगा और ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। Ba क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और Cl2 क्या किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब क्या होता है कि ये जो है इसका पहला इसका दूसरा से क्या करेगा? कॉम्बिनेशन करेगा, और इसका दूसरा और इसका पहला इसका दूसरा से करेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट में आपको क्या बन गया? BaSO4 हो गया, और इधर क्या हो गया? NaCl हो गया। समझ गए? इधर क्या हो गया? NaCl हो गए। तो ऐसे याद रखेंगे, थ्योरी में बताए थे इसका पहला, है ना, इसका दूसरा, और इसका दूसरा इसका पहला, ये दोनों क्या करेगा? कॉम्बिनेशन करेगा। या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, है ना, इसका पहला इसका दूसरा, इसका पहला इसका दूसरा, है ना। तो इससे कॉम्बिनेशन करेगा, या नहीं तो चार्ज के हिसाब से करेगा, आयन के हिसाब से करेगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ में, इसका प्लस इसके माइनस के साथ में, और प्रोडक्ट आपका ये हो गया। तो दोनों में क्या हो गया? अंतर आप लोग जान गए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए, है ना। तो जिस अभिक्रिया में किसी जलीय विलयन में अभिक्रिया के बाद कोई ठोस, है ना, और घुलनशील पदार्थ या अवक्षेप पृथक हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो पदार्थ निकल के बाहर हुआ उसको क्या कहते हैं? अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवक्षेप कहा जाता है। जैसे AgNO3, है ना, एक्वस हो गया, और NaCl से रिएक्शन हुआ तो AgCl हो गया। ये देखिए, ये जो तीर का निशान है ऐसे करके है, तो यही इसका पहचान है ना। तो यही क्या हो गया? तो अवक्षेप हो गया, है ना। क्या हो गया? अवक्षेप हो गया। तो यहाँ AgCl का सफेद अवक्षेप क्या होता है? तो बनता है। हो गया। यहाँ पर AgCl का क्या बनता है? तो सफेद अवक्षेप बनता है ना। और यहाँ पर जो है ना, तो समझ गए आप। तो यानी क्या हो गया? जिस अभिक्रिया में किसी जलीय विलयन में अभिक्रिया के बाद कोई ठोस और घुलनशील पदार्थ अवक्षेप पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो गया? AgCl क्या हो गया आपका? अवक्षेप हो गया, है ना। तो अब चलिए, एथिल मरकैप्टन को LPG गैस में क्यों मिलाया जाता है? तो ये भी बात मैंने बढ़िया तरीका से आपको थ्योरी में बताया था, और यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन आ गया। तो LPG किसका होता है ना। तो LPG एक गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है ना। गंधहीन है और ज्वलनशील है। अगर यदि ये गंधशील और ज्वलनशील है सबसे ज्यादा, तो गंधहीन हो गया, है ना। क्या है? ये गंधहीन है, जिसमें कोई गंध नहीं है। कहीं पर अगर यदि रिसाव हो गया उसका, तो क्या होगा हम लोगों को पता नहीं चलेगा। और अत्यधिक क्या है? ज्वलनशील है, तुरंत क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा, जिससे जान माल की हानि होगी। इसलिए इसमें क्या किया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का क्या देता है? गंध देता है। और जहां पर भी LPG गैस सब रिलीज होता है, यानी कि लीक हो गया, है ना, तो जहां पर भी ये निकलना शुरू होगा, तो हमको गंध द्वारा क्या होता है? उसका पता
चल जाता है। ठीक है, हमको गंध के द्वारा उसका पता चल जाता है कि कहीं पर क्या हुआ है, लीकेज हुआ है। तो एलपीजी क्या है, तो गंधहीन और क्या है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है ना। यदि सिलेंडर में इसका रिसाव हो तो कोई दुर्घटना न हो, और इसलिए इसकी गंध का तुरंत पता लगाने के लिए इसमें तीव्र दुर्गंध वाला रसायन, क्या नाम है उसका, एथिल मर्केप्टन C2H5SH, है ना, मिलाया जाता है ना। क्या किया जाता है, तो मिलाया जाता है। अब हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, है ना, और ये सब बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए, कहता है कि रेडॉक्स ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, और इसमें जो है ऑक्सीकारक और अवकारक की पहचान कैसे की जाती है। तो आप थ्योरी वाला अगर यदि ये इसको वीडियो को देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीका से बताया गया है ना। तो आप लोग उसको देखेंगे, है ना। हमारे चैनल को बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और आप लोग देखिए और इसका जम के फायदा उठाइए, है ना। तो देखिए, रिडॉक्स यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, इसमें ऑक्सीकारक और अवकारक की पहचान कैसे की जाती है ना। ठीक है, तो देखिए, है ना, तो आप लोग वो वाला वीडियो देखिएगा, थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा, पूरा एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से भी होगा, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी उपचयन और दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अवकरण, एक साथ संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जो होगा ना साथ साथ होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं जो है साथ साथ क्या होता है, चलता है। तो ऐसे क्रियाओं को, ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है ना। जैसे क्या हो गया, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, है ना। ऑक्सीजन का क्या हो गया, जुड़ना, जुड़ना मतलब संयोग, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, हटना यानी हाइड्रोजन का निष्कासन। और अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीकरण का हटना, है ना। तो अब इसका उदाहरण है CuO और H2 है, तो Cu प्लस क्या बना दिया, H2O बना दिया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन हट रहा है और कौन क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो जो हटेगा वही जाके क्या होगा, जुटेगा, है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है ना। तो अब देखिए, तो यानी क्या हो गया, ऑक्सीकरण क्या हो गया, H2 से क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इधर से नहीं देखना है, हम थ्योरी में बढ़िया से बताए हुए हैं, इधर से नहीं देखना। जो निकलेगा, जो घर छोड़ के भागेगा वही ना कहीं पर जाके पनाह लेगा। तो ऐसे करके याद रखिए। तो ऑक्सीजन यहाँ से भाग रहा है और पनाह यहाँ पर लिया है, तो यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है ना। और यहाँ पर क्या होगा, अवकरण हो गया, यानी इससे CuO से, है ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, क्योंकि कॉपर है, और कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अवकरण हो गया, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, तो अवकरण हो गया। क्या हो गया, अवकरण हो गया। थ्योरी वाली देखेंगे आप लोग, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Cu
कॉपर ऑक्साइड हो गया, क्योंकि जिसका स्वयं अवकरण हुआ है और जिसने दूसरे को ऑक्सीजन दिया है ना, जो दूसरे को ऑक्सीजन दिया है ना। है ना, जो क्या हुआ है ना, ऑक्सीकारक कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, Cu है, इसमें कॉपर ऑक्साइड है, जिसका स्वयं क्या हुआ, अवकरण हुआ है। अवकरण हुआ है मतलब क्या हो गया कि जिसने दूसरे को क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है। और अवकरण किसका हो गया, जिसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, यानी H2 हो गया, यानी जिसका स्वयं ऑक्सीकरण हुआ है, यानी जिससे आगे ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया है, तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और जहां से निकला वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं, है ना। अगला प्रश्न में कहता है कि मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट का नामांकित चित्र के साथ विस्तृत क्या करे, वर्णन करे, है ना। तो जब मोम पिघलकर वाष्प में बदलता है तो दहन की क्रिया से ज्वाला उत्पन्न होती है ना। दहन की क्रिया से क्या होती है, तो ज्वाला उत्पन्न होती है। अब मोमबत्ती की ज्वाला के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, केंद्रीय हो गया, औद्युक्त क्षेत्र हो गया यानी डार्क जोन हो गया, यह बत्ती के ठीक ऊपर का सबसे भीतरी भाग है ना। यहाँ ऑक्सीजन न मिलने के कारण मोम के वाष्प का दहन बिल्कुल नहीं होता, इसको याद कर लेंगे, है ना। तो बिल्कुल दहन नहीं होता, है ना। और यह भाग क्या होता है, काला दिखाई देता है और सबसे कम गर्म होता है। फिर दीप्त प्रकाशमान क्षेत्र होगा यानी ल्यूमिनस जोन होगा, यह ज्वाला का क्या है, मध्य भाग है ना। यहाँ ऑक्सीजन की सीमित और पर्याप्त पूर्ति के कारण अपूर्ण दहन होता है और इसमें बिना जले कार्बन के कण चमकने लगते हैं, जिससे ज्वाला क्या होता है, पीली दिखाई होती है। यह मध्यम क्या होता है, गर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, तो तीसरा आता है गैर दीप्त, है ना, या अदीप्त या बाहरी क्षेत्र का जोन होता है, और यानी ल्यूमिनस जोन होता है, यह ज्वाला का सबसे क्या होता है, बाहरी भाग होता है। यह ज्वाला का क्या होता है, सबसे बाहरी भाग होता है ना। और यहाँ वायु, है ना, यहाँ वायु की पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से पूर्ण दहन होता है और यह नीले रंग का होता है और ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। हो गया। तो अब इसका फिगर बनाएंगे, तो इस तरह से क्या करेंगे, एकदम आसान फिगर है, मोमबत्ती कर देंगे, है ना। और इसमें क्या करेंगे, लौ लगा दिए, है ना। अब इसमें एक घेरा इसको दे देंगे, ये घेरा ये दे देंगे, सबसे भीतरी भाग हो गया, सेकेंड वाला हो गया और सबसे बाहरी भाग हो गया, जिससे क्या होता है, तो प्रकाश निकलता है। इस तरह से क्या करेंगे, बना देंगे। मोम को पिघलाने के लिए चाहेंगे तो ऐसे करके क्या करेंगे, पिघला देंगे। ठीक। अब हम लोग आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में, है ना। दहन, है ना, क्या है और दहन के लिए आवश्यक शर्तों एवं ज्वलन ताप की व्याख्या करें, है ना। तो दहन क्या है, कंबशन, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश, है ना, उत्पन्न करने की रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग दहन कहते हैं। जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन के साथ में जला तो क्या हो गया, CO2, उष्मा और प्रकाश देता है। और दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है, तो दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होना चाहिए, जैसे कागज, लकड़ी, पेट्रोल जैसे पदार्थों का होना अनिवार्य हो जो जल सके, और दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। वायु या ऑक्सीजन की निरंतर क्या होनी चाहिए, पूर्ति होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दहन के क्या है, पोषक है ना। और दहनशील पदार्थ को जलाने के लिए दहन का पोषक का जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। ठीक है। अब होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो ज्वलन क्या है,
है ना। तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम, है ना, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर पहुंचने के बाद ही कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। यदि ताप ज्वलन ताप से कम रहेगा तो पदार्थ में आग नहीं लगेगी। समझ गए, पदार्थ में आग नहीं लगेगी, है ना। गांव घर में देखे हैं, सेंठी देखे हैं, है ना, बांस का बत्ती भी देखे हैं या बल्ली देखे हैं, तो देखे होंगे अगर ये चूल्हा पर खाना बनाते हैं तो माँ लोग क्या करती है, तो सबसे पहले किसको जलाती है, सेंठी को। तो सेंठी को इसलिए जलाती है ना, कि सेंठी का जो है ना ज्वलन ताप जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, इसलिए पहले उसको क्या करेगा, है ना, तो है ना, ज्वलन ताप से कम रहेगा, ज्वलन ताप उसमें रहता है जो कम रहता है तो उसमें आग पहले पकड़ लेता है। फिर बत्ती का ज्वलन ताप क्या होता है, उससे अधिक होता है, इसलिए उसमें लेट से आग पकड़ता है। तो इसलिए पहले सेंठी में लगाया जाता है, फिर किसमें लगाया जाता है, तो बत्ती में लगाती है ना। तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर पहुंचने के बाद ही कोई पदार्थ क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है। यदि ताप ज्वलन ताप से कम रहेगा तो पदार्थ में आग नहीं लगेगी, है ना। अब देखो निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें, है ना। तो देखो Fe है, H2O है, Fe3 है, O4 है और प्लस क्या है, H2 है। तो हमने बताया था, थ्योरी का क्लास में देखेंगे, हमने बताया था कि इसमें से किसको लेना है, क्लिष्ट रिएक्शन को लेना है। तो सबसे बड़ा रिएक्शन कौन है, यही है ना, क्लिष्ट को लेना है। और क्लिष्ट भाग को लेने के बाद अब देखते हैं कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 गो, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 गो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 4 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गई, 4 दूनी 8 हो गई, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं Fe यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। तो समझ गए होंगे, है ना। तथा अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो अभिक्रिया का प्रकार क्या है ये इसमें, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। फिर PbNO3 है और PbO है ना, और NO2+O2 है। अब इसको अगर यदि हम लोग संतुलित करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, है ना, तो ऑक्सीजन को देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑक्सीजन को। उधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन इधर कितना है, 4 ऑक्सीजन और 1 कितना हो गया, 5 ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, है ना, नाइट्रोजन को पकड़ते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कै गो है, 2 गो, इधर कै गो है, 1 ही नाइट्रोजन है। तो हम लोग देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। 2 नहीं, 2 नहीं, 4, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। तो 4 दूनी 8 और इधर हो गया 3 और 6, फिर भी बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पर 2। तो यानी कितना हो गया, 4 और 2 6, 2 8 और 2 10, और इधर हो गया 3, 3 गुना 6, ठीक। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमको जो है
2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ऑक्सीजन हो गया 2, तो यहाँ पर भी हमको Pb के लिए 2 से यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा, है ना। अब हो गया, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। ठीक है, अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 दूनी 8, इधर हो गया ऑक्सीजन, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 2 12 हो गया, है ना। और यहाँ पर भी क्या हो गया, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 हो गया। यानी यहाँ से आपका क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और यहाँ पर भी दिया हुआ है और प्रकार इसमें लिखना है, तो ये भी वियोजन का ही प्रकार है ना। तो लेकिन कैसा है, तो उसमें अपघटन है और वियोजन का ही अभिक्रिया है। अब देखिए तीसरा है Na प्लस H2O NaOH प्लस H2, तो संतुलित समीकरण है Na प्लस, है ना, H2O और NaOH प्लस H2 है। तो क्या हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिष्ट वाले को पकड़ेंगे, है ना, यहाँ से पकड़ लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन कितना है, 1 गो है ना, और यहाँ पर कितना है, 2 गो है, तो कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से इसको करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो सोडियम 2 गो हो गया, तो 2 से यहाँ पर भी क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई करना होगा। और ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ना। अब आते हैं अगले, है ना, कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो बोर्ड में पूछे गए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, है ना, हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो उन पर क्या होता है, जंग या संक्षारण लग जाता है। तो जंग ऐसे कहते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर किस नाम से दिया जाता है, संक्षारण के नाम से दिया जाता है, जिससे वे कमजोर होकर नष्ट होने लगती है। और पेंट करने से लोहे की सतह का संपर्क हवा और नमी से टूट जाता है, जिससे जंग नहीं लगता और वस्तु लंबे समय तक क्या रहती है, सुरक्षित रहती है ना। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन में कहता है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसे रोकने के 2 उपाय लिखे, है ना। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी जिसको नमी कहते हैं, या वायु के संपर्क में आती है, तो उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होती है ना, नष्ट होने लगती है या क्षयित होने लगती है। इस, है ना, प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, क्या लगना, लोहे में जंग लगना। रोकने के उपाय क्या है, तो पहला है धातु की सतह पर पेंट या ग्रीस या तेल लगाकर, और दूसरा क्या है, जस्ते की परत चढ़ाकर, यानी यसद लेपन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या यसद, है ना, यसद लेपन कहा जाता है। और लोहे पर जस्ते जिंक की परत, है ना, पतली परत, है ना, ये चढ़ा देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये साइकिल का रिंग देखे होंगे, उस पर जो है ना यही पेंट लगा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या यसद लेपन कहते हैं। साइकिल के हैंडल में भी होता है ना। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, इसमें से है एकदम इम्पोर्टेंट वाला, विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, है ना, किसे कहते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है ना। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं, किसके संपर्क में रहते हैं,
तो ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं तो वे ऑक्सीकृत होकर और रुचिकर गंध और स्वाद देने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, है ना, विकृत गंधिता कहते हैं। और रोकने के उपाय है कि खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट, थ्योरी वाला देखेंगे उसमें भी बताए हैं, है ना, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर करके, है ना। एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर चिप्स के पैकेट में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल कर क्या करते हैं, है ना, नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, है ना, भरकर या रेफ्रिजरेशन कर यानी रेफ्रिजरेटर में रखकर, है ना, या बंद डिब्बे में रखकर, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट यानी रक्षा करते हैं, है ना। तो थ्योरी वाली आप लोग देखेंगे तो और 2 पॉइंट अधिक मिल जाएंगे, है ना, उसे भी जोड़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं चौथे प्रश्न, यानी इसका, है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, 2 उदाहरण दे, है ना। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में, है ना, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक रहेगा क्या, एसिड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, बेस रहेगा। यानी कि एक अम्ल है, देखिए ये क्या है, अम्ल हो गया, प्लस क्या हो गया, इसको भस्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भस्म हो गया। दूसरा क्या हो गया, भस्म हो गया। और ये क्या हो गया, लवण हो गया। और क्या बनता है, तो H2O क्या हो गया, तो जल हो गया। क्या हो गया, जल हो गया। क्या हो गया, जल हो गया। ठीक है, तो जल बनते हैं, है ना। तो देखिए H2SO4 हो गया, ये भी क्या हो गया, एसिड यानी अम्ल हो गया। ये क्या हो गया, भस्म हो गया। और ये क्या हो गया, आपका लवण हो गया। और क्या हो गया, जल बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, उदासीनीकरण कहते हैं। अब देखिए अम्ल को अगर यदि हम डायरेक्ट लेंगे तो मेरा जीव क्या हो जाएगा, झरक जाएगा, जल जाएगा, है ना, ये कड़वा लगेगा। लेकिन इसके गुण को खत्म होके क्या बना देता है, लवण, है ना, NaCl हो जाता है, लवण बन जाता है और H2O निकल जाता है ना। यानी एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, तो समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में मुख्य अंतर क्या है ना। अब देखिए संतुलित समीकरण, इसमें तीर के दोनों ओर अभिकारक एवं उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है ना, बराबर होती है। जैसे क्या हो गया, है ना, Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2 हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक जिंक, यहाँ पर भी एक जिंक, यहाँ SO4 एक और यहाँ पर भी SO4 एक है, यानी बराबर। और असंतुलित तो कभी कभी कंकाली या स्केलेटल के नाम से इसको क्या कर देता है, दे देता है परीक्षा में। ठीक है, तो हमने जो है इसके बारे में इसमें थ्योरी की क्लास में बढ़िया से बता दिया है और यहाँ पर भी बताते हैं। यानी इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, कंकाली, जिसको स्केलेटल कहते हैं अंग्रेजी में, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। इसमें जो है तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, है ना। जैसे हो गया H2O2, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये मिला, दोनों तरफ संख्या बराबर हुई, तो नहीं हुई। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं, या इसको कंकाली रिएक्शन भी कहते हैं, या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो परीक्षा में क्या होता है, तो कभी कभी इसी को पूछ देगा कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। अब क्या हो गया, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाएं, है ना।
उदाहरण सहित समझाएं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, है ना, क्या करते हैं, अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, है ना, या करके दो नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था, है ना, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, ऐसे भी याद रखेंगे। या नहीं तो आयन पर करेंगे, ये क्या होता है, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इसका प्लस, इसका माइनस, है ना, और इसका प्लस, इसका माइनस। याद रखने के लिए इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका पहला से आपको कर देना है। तो देखिए इसका, है ना, BaSO4 हो गया और क्या बन गया, NaCl हो गया। तो यहाँ Na प्लस और Ba2 प्लस आयन आपस में क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं, क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, है ना। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O, क्या होता है, × 5H2O। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। जिसका रंग क्या होता है, नीला होता है, और जब इसे गर्म किया जाता है तो यह अपने क्रिस्टलन का जल क्या करता है, त्याग देता है। यही जल क्या होता है, त्याग देता है ना, और जिससे इसका नीला रंग क्या हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, और यह क्या हो जाता है, सफेद चूर्ण, यानी, है ना, कॉपर सल्फेट में बदल जाता है, और जिसका रंग क्या हो जाता है, तो सफेद हो जाता है। याद हो जाए, है ना, अब याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो CuSO4 हो गया, यही H2O हो गया, है ना। तो यही जो है गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है इसका। तो ये देखिए, ये बाहर निकल गया और क्या बच गया, CuSO4 हो गया। ये पहले क्या था, नीला था, ये कैसा था, नीला था, अब ये क्या हो गया, तो सफेद हो गया, क्या हो गया, सफेद हो गया, ठीक। तो ये सब भी याद रखेंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं आगे, है ना, जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन सी गैसें किस एनोड और कैथोड पर मिलती है। तो ये भी जो है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। तो देखिए, जब जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर विद्युत धारा प्रवाहित, है ना, की जाती है तो जल क्या हो जाता, टूट जाता, यानी क्या हो गया, H अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो अब देखिए होता है क्या, ठीक, रफ फिगर बना रहे हैं समझाने के लिए, है ना। एक को नेगेटिव रखिए और एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, है ना, कैथोड कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज, तो प्लस चार्ज। तो है ना, जब भी ये होता है लव होता है तो वो विपरीत वाले से होता है, इसलिए ये जो है हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन कहाँ चले जाएगा, तो नेगेटिव वाले यानी कैथोड पर चले जाएगा। कहाँ जाएगा, कैथोड पर चले जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसको लव किससे होगा, पॉजिटिव से, तो इसलिए ऑक्सीजन कहाँ आ जाता है, एनोड पर आ जाता है। इस तरह से याद रखिएगा, है ना। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो लव किस में होता है ना, विपरीत में होता है। तो यहाँ पॉजिटिव, तो ये किस पर जाएगा, नेगेटिव पर। तो नेगेटिव कौन हो गया, कैथोड हो गया, यानी हाइड्रोजन किस पर चले गया, कैथोड पर। और एनोड जो है ना,
और ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव कहाँ चले जाएगा, पॉजिटिव पर। बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। तो ये किस पर चले जाएगा, पॉजिटिव पर। भाई इसमें हंसने की कोई बात नहीं है ना, समझ गए, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, समझने के लिए ये बताना जरूरी था। ऐसे याद रखेंगे तो कभी भी मिस नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, एग्जाम में उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो बोलो उल्टा पुल्टा चाहते हो, नहीं नहीं तो ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये किस पर जाएगा, नेगेटिव, यानी नेगेटिव को क्या कहते हैं, कैथोड। और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनोड पर जाएगा, है ना। तो मेटल भी किस पर जाएगा, बोलो, तो कैथोड पर जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, यहां पर भी लिखा हुआ है कैथोड ऋण ध्रुव, है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, आयतन क्या होता है, 2 गुना होता है। एनोड धन ध्रुव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। H2O हो गया, है ना, इसको विद्युतय किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, है ना, तो ये क्या हो गया, H2 प्लस O2 में O2 गैस हो गया, है ना। अब देखिए ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। अब आते हैं हम लोग ज्वलन ताप पर, कि ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं। तो वह न्यूनतम यानी कम से कम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद ही कोई दहनशील पदार्थ क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है। क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है, उसका क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। और जब तक किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है तब तक उसमें आग नहीं लग सकती। जैसे गीली लकड़ी आसानी से नहीं जलती है और सूखी लकड़ी आसानी से जल जाती है। हो गया। अब एक क्वेश्चन है आपका, क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है, एक उदाहरण दे। तो हाँ, दहन केवल ऑक्सीजन में ही नहीं बल्कि कुछ अन्य गैसों की उपस्थिति में भी हो सकता है। तो कल हम अगले क्लास में हमने थ्योरी के क्लास में यानी थ्योरी वाला वीडियो में देखे होंगे, उसमें हमने इसमें बताया है कि नाइट्रोजन की भी उपस्थिति में क्या होता है, जलता है ना। और मैग्नीशियम का फीता भी जो है ना, वो जो है वो भी जो है ना, मतलब रगड़ के क्या होता है, जलना प्रारंभ करता है। तो हमने उसमें जो है बता दिया, उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को और भी ज़्यादा उदाहरण मिल जाएगा। और यहाँ पर जान लीजिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हाँ, दहन केवल ऑक्सीजन में ही नहीं बल्कि कुछ अन्य गैसों की उपस्थिति में हो सकता है। जब जलता हुआ मैग्नीशियम का फीता नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे जार में ले जाया जाता है तो वो बिना ऑक्सीजन के भी जलता रहता है। और इसके बारे में थ्योरी वाले वीडियो में बहुत अच्छा से बताया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, इसलिए हमने इस तरह से बता दिया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है, यहाँ पर किसकी उपस्थिति में जलता है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है। उसी प्रकार मोमबत्ती को आप एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस के इसमें लेके जाएंगे जार में, तो वो जलता हुआ प्रतीत होगा लेकिन काला धुआं निकलता है, लेकिन मोमबत्ती बुझेगा नहीं। तो वहां पर भी क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे विस्तारित के लिए आप हम लोगों के थ्योरी वाला जो दिए हैं वीडियो उसको देखा कीजिए, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन का क्या लिखना है, सिर्फ आंसर को लिखना है। ठीक, फिर मिलेंगे हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।